ये पूरी घटना जो है ये बहुत ज्यादा विषम परिस्थितियों में थी, आपने बताया। वहां जब हम पहुंचे, जब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जब मैं वहां गया तो उन्होंने कई सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स थे जो कहते हैं कि मुशर्रफ की प्लानिंग का कोई तोड़ नहीं था, जबरदस्त प्लानिंग थी और उनकी प्लानिंग की वो आज भी तारीफ करते हुए कहते थे। लेकिन वो पैरेलली कहते थे कि हमारे जवानों की जो हिम्मत थी उसके सामने वो प्लानिंग हार गई, क्योंकि सारी परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी, ठंड थी, हमारे पास उतने साजो सामान नहीं थे, हम उल्टी चढ़ाई कर रहे थे। सारी परिस्थितियों के बावजूद हमारे जवानों ने इस युद्ध को जीता। तो वो केवल विश्वास, देशभक्ति का जज्बा था। जरा बताइए किन परिस्थितियों में युद्ध लड़ा गया, क्योंकि कहा जाता है हर तरह से संसाधनों से भी वो कमजोर थे, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं थी, उसके बावजूद वो जज्बा कैसे हुआ, जरा उस युद्ध को थोड़ा याद करते हुए डिस्क्राइब कीजिए आप। जब हम लोग वहां पहुंचे, देखिए आपको बिल्कुल सही जानकारी मिली है। हर युद्ध की परिस्थिति पाकिस्तान के ही पक्ष में थी। जब पाकिस्तान ने इन्वेड किया तो हम लोग उस पूरे 150 किलोमीटर इलाके में भारत की सिर्फ 3 पलटनें तैनात रहती थी। उस समय 16 ग्रेनेडियर्स थी द्रास में, तीन पंजाब थी उस समय बटालिक में, और काकसर के इलाके में 4 जाट। ये 3 पलटनें हमारी वहां 150 किलोमीटर में तैनात थी, जहां इस समय एक पूरी डिवीजन प्लस उस इलाके में अब तैनात है। यानी उस समय अगर वहां 1600 या 2100 सिपाही के आसपास तैनात होते थे, तो अब उस पूरे इलाके में 20,000 के आसपास सिपाही अब तैनात किए गए हैं। लंबे लंबे गैप्स थे, वो गैप्स अब नहीं है उस इलाके में। सर्वेलेंस वासो जिसे कहते हैं, विंटर एयर सर्वेलेंस ऑपरेशंस, वो नहीं हो रहे थे क्योंकि सारा फोकस सियाचिन पर था। और किसी को लगता था इन दुर्गम पहाड़ियों पर कौन आएगा, और यही अग्रीमेंट भी था भारत और पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने वो अग्रीमेंट तोड़ा, पाकिस्तान घुसा, पाकिस्तान ने पीक्स ऑक्यूपाई कर ली। पाकिस्तान की मंशा यह थी जो नेशनल हाईवे जाता है लद्दाख की ओर और सियाचिन की ओर, उस नेशनल हाईवे को वो तोड़ देगा, इंटरडिक्ट करेगा कि हमारी रसद सामग्री ना लद्दाख पहुंचेगी ना सियाचिन पहुंचेगी, और भारतीय सेना लद्दाख और सियाचिन में बिना खाए पिए वो बिल्कुल वहां खत्म हो जाएंगे, तो भारत को सरेंडर करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, बिना इंटेलिजेंस के, बिना उतने ठंड के कपड़ों के, इन सब ऑपरेशंस के बिना, साजो सामान के बिना भारतीय सेना चढ़ी। आपके पास ना इंटेलिजेंस थी तब तक, ना तोपें आई थी, अब फिर भी ऑपरेशंस कर रहे थे, और इसीलिए फर्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशंस में बहुत ज्यादा जाने गई। 27 मई को जब आपने अपने लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर भेजे, तो तोलोलिंग के ऊपर उन्होंने एक मी-17 हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। बटालिक में उन्होंने एक मिग-27 का फ्लेम आउट हो गया, और स्क्वाड लीडर आहूजा एक मिग-21 को उन्होंने स्टिंगर से गिरा दिया, तो और नचिकेता को बंदी बना लिया था। तो बहुत हमारे साथ शुरू में सेटबैक्स हुए, लेकिन जून के पहले हफ्ते में तोपें आई, इंटेलिजेंस आई, सर्विलेंस हुआ, पूरा नापा गया कहां कहां दुश्मन है, और उसके बाद जो ऑपरेशंस हुए 13 जून, तोलोलिंग की पहली विक्ट्री। और आप वीरता देखिए हमारे जवानों की। 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स की एक मैं आपको बात बताऊंगा। मेजर विवेक गुप्ता ने यह कहा कि गुप्ता या तो तोलोलिंग के ऊपर भारत का तिरंगा फहराएगा या तिरंगे में लिपटा नीचे आएगा, और दोनों ही हुआ। कैप्टन विक्रम बत्रा की आप बात करें, दिल मांगे मोर। मैं पहले मेजर विवेक गुप्ता की बात कर रहा हूं, ये 13 जून को, और फिर 20 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर 5140, बहुत कठिन ऑपरेशन, और वो भी मैंने कवर किया। और मैं विक्रम बत्रा से मिला भी था वहां कारगिल की ऊंचाइयों पर, क्योंकि इन पलटनों के साथ हम लोग रहते थे। वहां कोई होटल नहीं था 1999 में, मतलब कारगिल में एक होटल था, द्रास में कुछ नहीं था, तो हम सिपाहियों के साथ उन्हीं के बैरिक्स, उन्हीं के टेंटों में, उन्हीं के साथ रहते थे। तो उनके ऑपरेशंस हम देखते थे, और ये जो इनका हौसला था ना कि आज तो हमें करना ही है, ना आए चाहे। नागालैंड के एक वीर मेजर जूते मोजे उतार के, क्योंकि चढ़ना बहुत मुश्किल था रस्ते के जरिए, जूते मोजे उतार के उस हाड़ कपाने वाली सर्दी में, जून के पहले हफ्ते में, वो रस्सी पर ऊपर चढ़े, और मतलब दुश्मन ऊपर से पत्थर लुढ़का रहा है, और फिर भी ये अपना ऑपरेशंस करते रहे, और इस तरह इन्होंने इंच बाय इंच जीता। तो चाहे लेफ्टिनेंट विजयन थापर हो, या मेजर अनुज नैयर हो, या विक्रम बत्रा हो, मनोज पांडे, बटालिक सेक्टर में मनोज पांडे हो, इन सभी ने बहुत वीरता से ये लोग लड़े, और इस तरह हमने कारगिल की लड़ाई 2 महीने के बाद जीती, जब भारत ने उनके सप्लाई लाइंस को भी तोड़ना शुरू किया। अमेरिका ने भी उनको बोला कि आप पीछे हट जाओ पाकिस्तान को, वरना आप यहां पर हम सैंक्शन लगा देंगे पाकिस्तान के ऊपर। तब जाके 26 जुलाई को मिलिट्री ऑपरेशंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर के बाद पाकिस्तान पीछे हटा। नहीं तो इस घटना को हुए 23 साल गुजर गए, 23 साल बाद आप इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं जब आप भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में बात करते हैं? भारत ने इससे क्या सीखा, भारत ने इसके बाद क्या चीजें फिक्स की, दुरुस्त की, और पाकिस्तान ने क्या कुछ सीखा है? क्योंकि अभी भी कोशिश वो करता रहता है, हालांकि इतनी बड़ी कोशिश
हमने दोबारा नहीं देखी। शायद ये हिम्मत तो नहीं हुई इस सबक के बाद। देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश छोड़ी नहीं, लेकिन भारत के रवैये में परिवर्तन आया है। पाकिस्तान की तरफ से बात करें तो यह हर भारतवासी को जानने की आवश्यकता है कि भारत के प्रति नफरत पाकिस्तान के डीएनए में है। आप यह सोचिए कि हमारे 500 से ज्यादा सिपाही शहीद हुए, पाकिस्तान के 850-900 सिपाही शहीद हुए, जिसे वो ऑपरेशन बद्र कहता है पाकिस्तान की तरफ से। उसके बावजूद यह हुआ जुलाई 1999। दिसंबर 1999 में उन्होंने IC-814 को हाईजैक कर लिया, हमारे विमान को। हमको 4 आतंकवादी छोड़ने पड़े, जिसमें यह मसूद अजहर मौलाना ऑफ टेरर शामिल था। उसने फिर भारत की संसद पर हमला कर दिया। तो आप ये सोचिए, पाकिस्तान की तरफ से आतंक में कोई कमी नहीं आई, भारत को तोड़ने में कोई कमी नहीं आई। जितनी बार भारत ने कोशिश की, फिर कायरो की तरह लड़ाई लड़ी उन्होंने, चाहे वो ताज में हमला हो, संसद में हमला हो, खुलकर जो ये फौज वाली लड़ाई थी, इसकी हिमाकत शायद उनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं आई। अगर हमने देखा, आप उरी भी देखेंगे तो चोरी छिपे आकर हमला किया। करेक्ट। जो फौजियों की लड़ाई होती है, जो दिलेरों वाली लड़ाई होती है, जो एक प्रतिष्ठा की लड़ाई होती है, वो पाकिस्तान में नहीं देखी। अब वो चोरों वाली लड़ाई होती है, कायरो वाली। तो कायरो वाली लड़ाई आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो समझ गया मिलिटरीली। देखिए, पाकिस्तान ने 1947 के बाद हर युद्ध में पाकिस्तान को हार हाथ लगी है, 1947-48 में। और अगर उस समय हम लोग सीज फायर ना करते 48 में, पाकिस्तान का गोला बारूद खत्म हो गया था, भारत के पास असलाहा बचा था, हम गिलगिट बाल्टिस्तान और पीओके ले सकते थे 1948 में। लेकिन चलिए, उस समय गलती हो गई, यूएन चले गए, नहीं जाना चाहिए था। पहली बात, 65 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी, उसका मंसूबा नहीं, ऑपरेशन जिब्राल्टर उसका सफल नहीं हो पाया, या ग्रैंड स्लैम उसका ऑपरेशन फेल हो गया। 1971 में पाकिस्तान दो फाड़ हो गया, और सियाचिन में पाकिस्तान नहीं कुछ कर पाया, कारगिल में पाकिस्तान हार गया, आतंक का उसने रास्ता लिया, और पुलवामा तक उसने आतंक का रास्ता लिया। लेकिन जब एक बार बालाकोट में भारत ने बिना युद्ध डिक्लेयर हुए, जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान को मारा, वो भी एलओसी पर नहीं, पीओके में नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में जाकर मारा, कि यह संदेश देने के लिए कि भारत एस्केलेट करने को तैयार है, भारत एयर पार इस्तेमाल करने को तैयार है, और पाकिस्तान का कोई हिस्सा छूता नहीं है, सिर्फ पीओके नहीं जो हमारा इलाका है, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारेंगे। इसके बाद कोई बड़ा आतंकी हमला देश भर में नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में फिर भी हो रहा है, लेकिन देश भर में ना गुरदासपुर, ना पुलवामा, ना उसके बाद कोई और अटैक, पठानकोट, बालाकोट वॉज एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। लेकिन बालाकोट के बाद भी भारत को यह संदेश निरंतर देना है कि पाकिस्तान का आतंकवाद, या पाकिस्तान जो हमें डिस्टेबलाइज करने की निरंतर कोशिश कर रहा है, भारत करारा जवाब देगा।